We'll be starting with the problem, homework problem के बाद. Please आप लोग homework करो, नहीं तो practice नहीं हो पाएगा. If you don't practice, then it is, आप भूल जाओगे कि आपने क्या पढ़ा था. आप लोग को होमवर्क था 27 and 28, right? Yes or no? Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now we are moving to problem number 28. 28 में नए पॉइंट्स थे, दैट इज व्हाई आई सेड कि ये प्रॉब्लम मैं कल करवाऊंगी. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर इन प्रॉब्लम नंबर 8. Following details are furnished by KK Limited of expenses incurred during the year ended 31st March 2009. डायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा? डायरेक्ट वेजेस प्लीज यूज चैट बॉक्स. चैट बॉक्स में डालते जाओ. डायरेक्ट वेजेस. क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल. आ रहा है मैम आवाज? आवाज आ रहा है तो डालो ना चैट बॉक्स में. क्यों नहीं लिख रहे आप लोग? डायरेक्ट मैम वेजेस कहाँ जाएगा? डायरेक्ट वेजेस, रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फैक्ट्री रेंट. चैट बॉक्स में लिखने बोला है, मेरे शीट में नहीं. कौन है भाई ये? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स कहाँ जाएगा? सेलिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस, depreciation on plant and machinery, factory, opening stock of raw material consumed, repairs to office furniture, office, carriage outward, selling, carriage outward selling में जाता है. interest on loan नहीं आएगा. इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है. ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा. So there won't be interest on loan. Okay. Next, closing stock of raw material consumed, distribution of free samples, selling overheads, audit fees, office, demonstration expenses. बताओ कहाँ आएगा? demonstration expenses कहाँ आएगा? selling, correct. demonstration expenses selling में. furniture lost by fire, no effect, correct. furniture lost by fire is a non cost item, इसका effect नहीं आएगा. any profit or loss on sale of asset या loss of any asset is not a part of your, should not come. indirect material, factory overheads, office salary, office, स्टोर कीपर सैलरी कहाँ जाएगा? स्टोर कीपर सैलरी फैक्ट्री में जाएगा. सेलिंग में क्यों जाएगा? स्टोर मतलब जहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है. स्टोर कीपर सैलरी इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. ओके. depreciation on office equipment, office, commission on sales, direct expenses में जाएगा. material handling charges फैक्ट्री. मशीनरी परचेस नहीं आएगा. मशीनरी परचेस कहीं पे भी नहीं आएगा. दिस आइटम विल नॉट कम because it is a capital expenditure. other information में you have
Stock of finished goods at the end was 500 units to be valued at cost of production. ये अभी 500 units is closing stock. Number of units sold during the year was 9,500. Sales units दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये प्रॉब्लम में नहीं है. अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है तो नहीं लेंगे. दिया नहीं है मतलब नहीं है. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, सेल्स दिया है, हमको फाइंड आउट करना है प्रोडक्शन. और यहाँ पे दिया है प्रॉफिट डिजायर्ड ऑन सेल्स इज 20%. प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है, मतलब सेल्स भी नहीं दिया है. तो ये प्रॉब्लम में नया पॉइंट ये है, द न्यू पॉइंट इज देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, और there is also production is also missing. So this is what the problem is. So we'll start with the problem. Start करते हैं production calculation से. Excel sheet is visible. Yes, ma'am. So let us start. ऐसा प्रॉब्लम बहुत बार आता है यूनिवर्सिटी में. सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन फॉर यूनिवर्सिटी. सेल्स इज 9,500 यूनिट्स. ओके, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, ये प्रॉब्लम है. ओपनिंग स्टॉक इज 0 एंड प्रोडक्शन भी नहीं दिया है. क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 500 यूनिट्स. सो व्हाट विल बी योर प्रोडक्शन? प्रोडक्शन विल बी production equals to 9,500. ये माइनस है 500, ये तरफ आके प्लस हो जाएगा, प्लस 500. सो प्रोडक्शन इज 10,000. Production is 10,000 units. Is it clear? So यहाँ पे लिख दिया production is 10,000 units and यहाँ पे लिख दिया sales is 9,500 units. Okay, can we start? हाँ, कल मुझे ना किसी एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा था, शायद वीरू ने पूछा था कि हम लोग मटेरियल रिलेटेड चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्यों रहते हैं. इंश्योरेंस ऑफ मटेरियल, शायद ये क्वेश्चन था वीरू का. तो इंश्योरेंस ऑफ मटेरियल या मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, देखो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और मटेरियल को वेयरहाउस तक लाने का जो खर्चा होता है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है. लेकिन उसके बाद मटेरियल को हैंडल करना है, मटेरियल पे आपने इंश्योरेंस निकाला है, दीज ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ योर फैक्ट्री ओवरहेड्स. वो किस में आता है? फैक्ट्री ओवरहेड. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 विच डील्स विथ रॉ मटेरियल, वो क्या स्टेट बोलता है कि अनलोडिंग तक जो भी खर्चा है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस आने तक जो भी खर्चा है, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम. once your raw material enters into your factory and if you are not using it for production, आपके warehouse में पड़ा है या कहीं पे भी पड़ा है, तो वो कहाँ आएगा? उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है कहाँ आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स में. जैसे आज के प्रॉब्लम में भी है मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, तो रॉ मटेरियल में क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि ये मटेरियल उतरने के बाद का खर्चा है. मटेरियल एंटर हुआ, फिर गोडाउन में आपने उसको संभालने के लिए खर्चा किया, दैट इज मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस. तो it forms part of your factory overheads. Is it clear? तो can we start? चलो, let us start. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एनीवेयर इट इज गिवन. दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 25,000. देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 2,40,000. आज मुझे नया पॉइंट समझाना है, जल्दी करो.
कैरेज इनवर्ड है प्रॉब्लम में? लेट अस चेक whether there is carriage inward. नहीं है, so carriage inward नहीं है तो nil. Then closing stock of raw material है क्या? ओपनिंग तो देखा था मैंने, क्लोजिंग दिखा था आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 15,000. 15,000. 15,000. चलो add less करके what is the final figure? 25 plus 240, that is 265 minus 50. 2,50,000. 2,50,000 पर यूनिट निकाल दो तो डिवाइडेड बाय 10,000 तो आपको पर यूनिट आ जाएगा. 2,50,000 डिवाइड बाय 10,000. ये जो अंदर का पर यूनिट है वो आप लोग खुद कैलकुलेट करना. 2,50,000 डिवाइड बाय 10,000 इज 25. 25. डायरेक्ट वेजेस दिया था फर्स्ट 1,10,000. 1,10,000 डिवाइड बाय 10,000 इज 11 रुपीज. प्रॉब्लम में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 90,000. 90,000 means rate is 9 rupees. So your 4,50,000 and 45 rupees is your prime cost. अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या है लेट्स सी. फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री रेंट 35,000. फैक्ट्री रेंट 35,000. नेक्स्ट depreciation on plant and machinery. Depreciation on plant and machinery is 19,000. Next, indirect material 26,000. Next, storekeeper's salary 9,000. एक याद रखना, अगर स्टोर्स आता है ना तो वो फैक्ट्री में जाएगा, अगर वेयर हाउस आता है ना तो वो सेलिंग में जाएगा. स्टोर कीपर सैलरी कितना था? 9,000. नेक्स्ट, मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है. नहीं है ना? सो मैं वो निकाल ही दे रही हूँ, अगर नहीं है तो ये प्रॉब्लम मैं नहीं ले रही हूँ. स्टोर कीपर सैलरी के बाद है मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस. मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस. वीरू क्लियर है? मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस. Yes, ma'am. Material handling charges is 11,000. So your total is कितना आया सम फैक्ट्री ओवरहेड्स का? 1 लाख. आया क्या सबको? प्लीज चैट बॉक्स यूज करो ना, मुझे ऐसे लगता है मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ. 10 रुपीज इज पर यूनिट कॉस्ट. मैं सिर्फ ये आउटर फिगर्स का ले रही हूँ तो आप लोग भी सिर्फ network cost is 5,50,000 and rate is 55. Correct है? Next, add office and administrative overheads. Office and administrative overheads में क्या क्या है जरा देखो. चलो, office and administrative overheads. Sundry expenses 18,500.
18,500. Next, Repairs of office furniture. repairs of office furniture, 12,500. Audit fees. एक मिनट. Next, audit fees. कितना? 11,500. 500. Yes, ma'am. Next, office salaries. Office salary is 27,500. Next, depreciation on office equipment. $10,000. Next, I think that's all. इतना ही है 80,000. क्या टोटल? हाँ. करेक्ट. 80,000. 80,000 का मतलब होता है 8 rupees. So cost of production is 6,30,000 and 63. अभी ये प्रॉब्लम है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है ही नहीं, दिया नहीं है मतलब नहीं है. नॉर्मली ये याद रखना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया है तो नहीं है. अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 500 यूनिट्स वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना आया? 63 इंटू 63 कितना होता है? 500 इंटू 63 कितना होता है? 18,000. 500 into 63 is 18,000. Ma'am, 31,500. Okay, Raj. 31. हाँ मैम 31,500 आ रहा है. लिखा चेक करो देखो. अभी 6,30,000 माइनस 31,500 कितना होता है? 6. 5,98,500. 5,98,500. नाउ इसका पर यूनिट निकालो, डिवाइडेड बाय 9,500 क्योंकि सेल्स यूनिट है 9,500. 63. 63 आया. अभी एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमको ऐड करना है. चलो स्टार्ट करते हैं. सेलिंग में क्या क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ कैटलॉग्स कितना? 17,100. 17,100. Next, carriage outward. Carriage outward is 25,650. Next, distribution of free samples. Distribution of free samples is 13,775. Next,
demonstration expenses, कितना demonstration expenses? 13,300. What is demonstration expenses? किसी को पता है? आप लोग जब कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हो जैसे फ्रिज, टीवी, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करने आते हैं ना घर में चीज करने आते हाँ, हैं ना? सेल्समैन। हाँ, उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेस. स्टोर कीपर्स कमीशन ऑन सेल्स 15,675. 15,675. ओके, और कुछ रह गया? नहीं, ऑल डन. तो Yes. इसका total is 85,500. selling and distribution total is 85,500. चेक करो उतना ही आ रहा है क्या? So your total cost is कितना है total cost? Six lakh 6,84,000. divide by 9,500 per unit कितना आता है? 85,500 divide by 9,500 करो और per unit निकालो. Similarly 72. 72 ये और ये 9. Correct. Now you have another point. क्या है वो नया point? एंड आपको बोला है कि सेलिंग प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल्स. लास्ट में आपको बोला था प्रॉफिट डिजायर्ड इज 20% ऑफ सेल्स. मतलब हम क्या करेंगे, सेल्स को 100 लेंगे, प्रॉफिट वुड बी 20, तो हमारा कॉस्ट होगा 80. 80 क्यों आता है? 100 सेल्स है, सेल्स 100 में से 20 अगर मैं बोलती हूँ प्रॉफिट चाहिए तो 80 वुड बी माई टोटल कॉस्ट. 80 के लिए अमाउंट है 6,84,000, तो 20 के लिए कितना होगा? व्हाट विल बी इट फॉर 20 रुपीज? 20 के लिए कितना? 6,84,000 6,84,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 80 करो, कितना होता है? 1,71,000. 1,71,000. Very good. So your total is 8,55,000. करेक्ट है? चेक कर लो राइट है या नहीं. Yes, ma'am. Right. पर यूनिट निकाल लो. 1,71,000 डिवाइडेड बाय 1,71,000 डिवाइड बाय कितना है आंसर? 18. 18. प्रॉफिट इज 18 and 90. 90. 909. हाँ, ओके. सो क्लियर है ये प्रॉब्लम? मतलब ये प्रॉब्लम मैंने आपको ये दिखाने के लिए सिखाया कि ओपनिंग स्टॉक के देयर इज ऑलवेज अ चांस के ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया हो. मैंने ये एक्सप्लेन करते हुए भी आप लोग को एक्सप्लेन किया था. आज हम लोग एक नए पार्ट पे जाते हैं, दैट इज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट. अभी मैं खाली आज उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. जो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्लीज लिखते जाओ. हाँ,
नाउ व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट? इसको टेंडर भी बोलते हैं, टेंडर कॉस्ट शीट। अभी बेसिकली क्या होता है ना कि इट हैपेंस दैट मेनी अ टाइम आपको करंट ईयर के बेसिस पे आपको एस्टिमेट करना है कि नेक्स्ट ईयर क्या होगा कॉस्ट। नेक्स्ट ईयर आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना फ्लक्चुएट होगा, मतलब कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट। ओके, दैट यू वांट टू एस्टिमेट, दैट इज कॉल्ड एज एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। या फिर आपको कोटेशन देना है, टेंडर देना है, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट निकला है। अभी टेंडर तो सुना है ना आप लोगों ने, टेंडर इज वेरी कॉमन वर्ड कि गवर्नमेंट ने रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट का कोटेशन मांगा है, टेंडर मांगा है, मतलब आपको कैलकुलेट करके देना है कि पर्टिकुलर रोड बनाने का टोटल कॉस्ट कितना होगा, मतलब आप कितना चार्ज करोगे, मतलब उसमें आप अपना कॉस्ट लेते हो, अपना प्रॉफिट ऐड करते हो और सेल्स बताते हो कि कितना होगा। टेंडर और it is also called as preparation of estimated, that is cost sheet for the next year. समझ में आया? So now let us understand, इसमें हम हर component wise जाते हैं। सबसे पहले we'll take raw material. Second component is direct wages and third component is direct expenses. ये जो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और रॉ मटेरियल है या डायरेक्ट मटेरियल है, इसको रॉ मटेरियल के अलावा हम डायरेक्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं। दीज आर प्योरली वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल है। WB का मतलब होता है वेरिएबल, मींस दिस एक्सपेंसेस विल वेरी विथ प्रोडक्शन। क्या होगा? ये प्रोडक्शन के साथ वेरी होगा। प्रोडक्शन के साथ वेरी होगा, इसका मतलब चेंजेस जो भी होगा वो रेट पे होगा। चेंजेस विल बी मेड टू रेट, क्योंकि इनका अमाउंट तो हर बार चेंज ही होने वाला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। अगर आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो 10,000 यूनिट्स के लिए कॉस्ट पर यूनिट उतना ही रहने वाला है। अगर आप 11,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हो तो भी कॉस्ट पर यूनिट उतना ही रहने वाला है। तो अगर सपोज नेक्स्ट ईयर में आप एस्टिमेट कर रहे हो कि देयर विल बी चेंज, तो दैट चेंज विल बी इन पर यूनिट रेट। किस में चेंज होगा? पर यूनिट रेट में। एग्जाम्पल, आपको बोला मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। हम लोग पिछला ही प्रॉब्लम लेते हैं। पिछले प्रॉब्लम में मटेरियल कॉस्ट आया हमारा 25 पर यूनिट रेट कितना है? 25। अब आपको ये नहीं बोला है कि पर यूनिट कंजम्पशन विल इंक्रीज, आपको बोला है मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%। मटेरियल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10% मींस मैं प्लस करूंगी 10% टू इट्स पर यूनिट कॉस्ट। ये क्या रेट है? पर यूनिट रेट है। पर यूनिट रेट में मैंने 10% ऐड किया। करो कितना होता है 10% ऐड? पर यूनिट रेट में अगर आप 10% ऐड करते हो तो कितना होता है? 25 प्लस 10%। एंटर किया तो you get 27.5 27.5। ठीक है, समझ में आया? मतलब मटेरियल वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे विल नॉर्मली इंक्रीज एज पर यूनिट रेट। उनका रेट फ्लक्चुएशन कैसा है? अगर कोई कॉस्ट चेंज करने बोल रहा है तो हम अमाउंट नहीं चेंज करेंगे, हम क्या चेंज करेंगे? हम उसका पर यूनिट रेट को चेंज करेंगे। क्लियर है? चेंजेस विल बी मेड इन पर यूनिट रेट। क्यों? क्योंकि दिस इज योर डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है ना, अभी एक टेबल बनाने के लिए मुझे उतना ही प्लाईवुड लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। इट विल ऑलवेज बी सेम। लेकिन जो मेरा साइज अगर सेम है तो मेरा प्लाईवुड उतना ही लगने वाला है, लेकिन प्लाईवुड का रेट तो फ्लक्चुएट होएगा। एवरी ईयर देयर विल बी अ चेंज इन प्लाईवुड रेट। आप सीमेंट ले रहे हो तो हर साल सीमेंट का रेट बढ़ेगा या कम होगा? सीमेंट उतना ही लगने वाला है अगर आपका घर का साइज वही है तो क्वांटिटी इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन सेम पर यूनिट,
बट व्हाट इज गोइंग टू फ्लक्चुएट इज पर यूनिट रेट. क्या चेंज होने वाला है? पर यूनिट रेट चेंज होने वाला है. एम आई क्लियर? समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या एक्सप्लेन किया? सो ये पहला पार्ट हो गया. ये पहले 3 कॉस्ट है, दैट इज प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में आता है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नेक्स्ट कम्स इज फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्या आता है? Normally, factory overheads is said it is in proportion to direct wages or prime cost. Normally, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होता है ना, जिस प्रोपोर्शन में वेजेस चेंज होता है ना उसी प्रोपोर्शन में प्राइम कॉस्ट भी या जिस प्रोपोर्शन में प्राइम कॉस्ट चेंज होता है उस प्रोपोर्शन में आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स चेंज होगा. मैं प्राइम कॉस्ट नहीं लेती, मैं सिर्फ वेजेस लेती हूँ. इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये कॉस्ट शीट देखते हैं, ये वाली कॉस्ट शीट, इसमें वेजेस कितना है 1,10,000 और ओवरहेड्स कितना है 1 लाख फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो मैं निकालूंगी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज टू डायरेक्ट वेजेस कितना है. आई विल कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड. क्या हो गया? कौन है ये? किसकी तबीयत खराब है? परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स टू डायरेक्ट वेजेस. मतलब मैं क्या करूंगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजेस से डिवाइड करूंगी और परसेंटेज निकालूंगी. अब यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है 1 लाख. ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस विच इज 1,10,000 और परसेंटेज किया. कितना आंसर आया? आंसर कितना आया? 90.9. हाँ 90 पॉइंट. लेटेस्ट अज्यूम के 90% आया. इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स आर, इसका मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 90% ऑफ वेजेस. यहाँ पे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या है 90% है ऑफ डायरेक्ट वेजेस के. मतलब जो भी आपका डायरेक्ट वेजेस आता है उसका 90% क्या होगा? फैक्ट्री ओवरहेड्स. इज दैट क्लियर? समझ में आया? सपोज यहाँ पे वेजेस पर यूनिट रेट वेजेस का था कितना था 11 था ना. इट इज इंक्रीज बाय 25%. करो कितना होता है? इट इज इंक्रीज बाय 25%. कितना होता है? 11 प्लस 25% करो कितना होता है? 13.75. 13.75. तो अब यहाँ पे क्या बोला है? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस. तो मैंने देखा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स और डायरेक्ट वेजेस का प्रोपोर्शन क्या था पिछले साल के बेसिस पे देखा. ये जो मेरी कॉस्ट शीट है पिछले साल की कॉस्ट शीट है. तो मुझे पता चला कि मेरा फैक्ट्री ओवरहेड इज 90% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. अब मेरे पास डायरेक्ट वेजेस 13.75 है, तो 13.75 का 90% कितना होता है? व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स? 90% ऑफ 12.38. 12.38. तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना लेंगे? 12.38. ये सब किस में ले रहे हैं हम? एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट में. समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर? अब ऑफिस ओवरहेड आता है हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट. ऑफिस ओवरहेड्स आर इन प्रोपोर्शन टू वर्क कॉस्ट. किसके प्रोपोर्शन में है? वर्क कॉस्ट के. नॉर्मली ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड एक्सपेंसेस है. ऑफिस ओवरहेड क्या है? फिक्स्ड इन नेचर है. फिक्स्ड इन नेचर. तो इसका जो इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो पर यूनिट पे नहीं होगा, वो किस पे होगा? अमाउंट पे. सपोज आपको बोला फैक्ट्री ओवरहेड इज इंक्रीज बाय 10%. इंक्रीज बाय 10%. तो ये 10% हम किस पे निकालेंगे? ये 10% हम ओवरहेड्स के अमाउंट पे निकालेंगे. अभी पिछले कॉस्ट शीट में देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कितना था. 80,000 था. तो 80,000 पे
इंक्रीज करेंगे 80,000 प्लस 10%। समझ में आया? दैट इज माय न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वुड बी 88,000। क्योंकि ऑफिस में जो एक्सपेंसेस है वो फिक्स्ड इन नेचर है, मतलब आपका बिजनेस कम हो ज्यादा हो, आपके लोग भी इतने होंगे, आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस भी उतने ही होंगे, आपके डायरेक्टर्स भी उतने ही होंगे, आपका ऑडिट फीस भी वैसा ही रहेगा, सब कुछ फिक्स्ड इन नेचर है वहां पे। तो इंक्रीज क्या होगा, सपोज आपके पास एम्प्लॉय है तो आपने एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज की हर साल, या ऑडिट फीस है उसमें हर साल 10% इंक्रीज होता है, तो अकॉर्डिंगली आपने एस्टिमेट किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% इंक्रीज हो रहा है। तो ये 10% इंक्रीज हमको पर यूनिट पे नहीं लेना है, किस पे लेना है, अमाउंट पे। ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस आर चेंज्ड पर यूनिट बेसिस, ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस आर चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट। किसके बेसिस पे चेंज करते हैं उसको, अमाउंट के बेसिस पे। एम आई क्लियर? समझ में आया? Yes, no, chat box. You can use your chat box. अब मेरा चैट बॉक्स दिख ही नहीं रहा है। नेक्स्ट, अब बचा क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नॉर्मली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स डिपेंड करता है सेल्स पे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन सेल्स। ये भी इस फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ। तो इट प्योरली डिपेंड्स। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, सेल्स पे। अगर आपको प्रॉब्लम में दिया होगा, सपोज इसमें दो चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट ऐसी हो सकती है कि जिसमें लिखा हो सेलिंग ओवरहेड्स पर यूनिट रिमेन सेम। मतलब आपको क्या बोला है कि पर यूनिट रेट सेम है, जितना पिछले साल था उतना ही है। तो पिछले साल मेरा सेलिंग का पर यूनिट कितना था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पर यूनिट रेट था 9। दिख रहा है? माई स्क्रीन इज विजिबल ना? तो ये साल भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पर यूनिट रेट कितना रहने वाला है, ये साल भी 9 ही रहने वाला है। दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड केस में आपको बोला है सेलिंग ओवरहेड्स आर इन प्रोपोर्शन टू सेल्स। किसके प्रोपोर्शन में, सेल्स पे, इन प्रोपोर्शन टू सेल्स। तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि सेलिंग ओवरहेड्स का प्रोपोर्शन क्या है सेल्स को। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स टू सेल्स। सेलिंग ओवरहेड्स है 85,500 और सेल्स है 8,55,000। तो लेट अस सी व्हाट इज द प्रोपोर्शन। सेलिंग ओवरहेड्स आर इन प्रोपोर्शन टू सेल्स मींस 85,500 डिवाइड बाय 8,55,000 इंटू 100। तो मुझे प्रोपोर्शन मिला, कितना प्रोपोर्शन आया, 10%. 10%। तो मतलब माई सेलिंग ओवरहेड्स आर 10% ऑफ सेल्स। जो भी करंट ईयर का या एस्टिमेटेड ईयर का सेल्स होगा उसका 10% वुड बी माई सेलिंग ओवरहेड्स। समझ में आया? तो सबसे पहले जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है उनका इंक्रीज या डिक्रीज हमको किस पे कैलकुलेट करना है, पर यूनिट पे। ऑफिस ओवरहेड फिक्स्ड इन नेचर है तो उसका इंक्रीज या डिक्रीज अगर दिया होगा तो हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट पे। सेलिंग के केस में दो चीजें आ सकती हैं, या तो पर यूनिट बेसिस पे बोला होगा या तो प्रोपोर्शन टू सेल्स बोला होगा। अगर प्रोपोर्शन टू सेल्स बोलते हैं, if it is said that it is in proportion to sales, तो मेरे को पहले पिछले साल के बेसिस पे प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा। पिछले साल का सेलिंग ओवरहेड्स, पिछले साल का सेलिंग ओवरहेड्स उसको मैं डिवाइड करूंगी सेल्स से और परसेंटेज निकालूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि व्हाट इज माय पिछले साल का प्रोपोर्शन, जो मुझे आया 10%। अभी बोला है वही प्रोपोर्शन ये साल भी लेना है, तो ये साल का जो सेल्स होगा उसका 10% विल बी माय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। लास्ट कंपोनेंट बचता है प्रॉफिट।
प्रॉफिट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम. प्रॉफिट का आपको प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन दिया होगा. समझ में आया? इज इट क्लियर? मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को नॉर्मली किस पे चेंज करना है? पर यूनिट रेट पे. फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमको किस पे चेंज करना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमको देखना है कि क्या दिया है. प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस दिया है तो पहले पिछले साल के बेसिस पे, जब भी प्रोपोर्शन बोला है ना तो पहले पिछले साल के बेसिस पे आपको प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, फिर उसको करंट ईयर में अप्लाई करना पड़ेगा. ये मुझे 12.38 कैसे आया? 90% ऑफ 13.75. समझ में आया? तो मुझे आंसर आता है 12.38. ऑफिस ओवरहेड्स आर फिक्स्ड इन नेचर, तो नॉर्मली इट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ऑन टोटल अमाउंट. सेलिंग ओवरहेड्स के लिए इट कैन बी सेड दैट इट इज सेम और इट कैन बी इन प्रोपोर्शन टू सेल्स. अगेन प्रोपोर्शन टू सेल्स बोला है तो पहले मैंने प्रोपोर्शन पिछले कॉस्ट शीट के बेसिस पे निकाला. ये पिछले कॉस्ट शीट के बेसिस पे मेरा प्रोपोर्शन आ गया, बाद में उसको अप्लाई किया. आर यू गेटिंग इट? समझ में आया? अब सिर्फ इतना मैंने एक्सप्लेन किया है, ये रिकॉर्डिंग में शेयर करने वाली हूँ. ये पार्ट आप लोगों को कॉपी करके लेना है और टुमारो we'll be starting with estimated cost sheet, which is the last part of cost sheet. Maybe by Tuesday, Wednesday, coming week Tuesday, Wednesday, we'll finish with our cost sheet. Then we'll again move to FA. Okay, see you all then. Till then, bye. कुछ भी डाउट है इसमें तो प्लीज कीप योर डाउट्स रेडी बाय टुमारो. हाँ सुदर्शन बोलो. मैम हाँ वो 13.75 किधर से आया? ये देखो ना, ये लेबर का रिवाइज रेट निकाला हम लोगों ने 13.75. हाँ मैम. उस पे 90% निकाला क्योंकि बोला है कि फैक्ट्री ओवरहेड इज 90% ऑफ वेजेस. पिछले साल जो था उसका 90% वेजेस का था. ये साल जो वेजेस है उसका 90% होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स. क्लियर है? यस मैम. यस. एनीवन एल्स? एनी डाउट रहेंगे आप लोगों को? कल प्रॉब्लम सॉल्व करते करते मैं डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर दूंगी. फिलहाल ये बेसिक, ये जस्ट एक बेसिक है. हर प्रॉब्लम में ये जो मैंने पढ़ा है वो चेंज भी हो सकता है. जैसे मैंने बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल है. आप कुछ प्रॉब्लम ऐसे करोगे जहां पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वुड बी फिक्स्ड. आपको बोला रहेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस फिक्स्ड है. फिक्स्ड है तो डायरेक्टली अमाउंट पे इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? सो सी ऑल देन. टिल देन, goodbye, take rest.